ओके गाइस, वेलकम बैक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अपना सेकंड क्लास में आ गए हैं। तो पहले क्लास में अपने जो किए थे वो अपने समझे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स समझे थे। गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है अपने वो समझे थे। फिर अपने हाउस प्रॉपर्टी जो तुम्हारे आपके सिलेबस में है, हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपने जाने थे कि कौन सा सेक्शन होता है। सेक्शन 22 से 27 अपने पढ़ने वाले हैं। कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 22 से 27 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, उसमें सबसे पहले अपने क्या किए थे? चार्जिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन किए थे अपने? चार्जिंग सेक्शन। जो है सेक्शन 22। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि कब एक इनकम किसी पर्टिकुलर हेड में जाता है, कब एक इनकम किसी पर्टिकुलर हेड में जाता है, ठीक है। हेड कौन कौन सा है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो ये 5 हेड में कौन सा इनकम कब जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि कब एक इनकम इनकम जो है वो कब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में चार्ज होगा, उसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। फिर अपने क्या पढ़े थे? फिर अपने पढ़े थे कि एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जब हम हाउस प्रॉपर्टी में किसी इनकम को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि भैया वहां पे एक बिल्डिंग होना चाहिए, वहां पे एक बिल्डिंग होना चाहिए, और बिल्डिंग के साथ में अगर कोई ज़मीन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो भी मेरा, उसका जो इनकम आएगा वो मेरा क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या पढ़े थे कि भैया जो मालिक है, जो बंदा है जिसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है, वो उस घर का मालिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। वो उस घर का ओनर होना चाहिए, ठीक है। वो उस घर का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। वो उसका घर के मालिक होना चाहिए, तभी हम जाके उसको चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा क्या पढ़े थे कि वो जो बिल्डिंग है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। नॉट फॉर यूज़ इन बिजनेस और प्रोफेशन। वो भैया बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो जो घर है वो यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं अपने, आज जो है कुछ हल्का फुल्का एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया बिल्डिंग, पहले समझते हैं कि बिल्डिंग क्या है। जो अपने बोले हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग होना चाहिए, तो उस बिल्डिंग का मतलब क्या है पहले समझते हैं एक बार, ठीक है। बोलता है अगर एक आपके पास बिल्डिंग है, जिसके पास, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और अगर बिल्डिंग से छोड़ा हुआ कुछ ज़मीन निकला हुआ है, लैंड, ठीक है, लैंड, तो इससे जो इनकम आती है, इस पूरे से जो इनकम आएगी, इस पूरे से जो इनकम आएगी वो हम क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कर देंगे।
उसको हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, उसे चार्ज कर देंगे। यानी ये मेरे लिए एक बिल्डिंग माना जा रहा है। ये क्या है, एक तरह से मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, इसे हम बिल्डिंग मान रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान रहे हैं, बिल्डिंग मान रहे हैं। ओके, अब भैया अगर आपके पास सिर्फ जमीन है, खाली जमीन, ओनली लैंड, तो इसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, ठीक है, और लैंड से अगर आपको कोई इनकम आ रही है, तो उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। ये आपके पास ये आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक रूम का ढांचा पड़ा हुआ है। क्या हुआ है, रूम का एक स्ट्रक्चर है। रूम का स्ट्रक्चर है, उसमें रूफ नहीं है, नो रूफ, यानी उसमें छत ही नहीं है। यानी उसमें छत ही नहीं है, नो रूफ, नो छत। तो इसका जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में, क्या लग रहा है आपको, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपका जो रूफ है वो, अगर आपके बिल्डिंग का जो ढांचा है उस पे अगर आपका रूफ नहीं है, तो इसका इनकम जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपके पास रूफ ही नहीं है तो आप किसी को उसमें रहने के लिए कैसे दे सकते हैं। अगर आप उसे उसमें रहने के लिए नहीं दे सकते तो वो भी आपको कोई भी भाड़ा नहीं देगा या रेंटल इनकम आपका नहीं आएगा। अगर आपका रेंटल इनकम नहीं आएगा तो आपको वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला कि अगर आपके पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग से लगे कोई लैंड है, ठीक है, जो निकला हुआ है बिल्डिंग से लगे, और उससे भी आपको इनकम आ रही है और बिल्डिंग से भी इनकम आ रही है, तो टोटल इनकम को अपने हाउस प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, क्योंकि उससे अपने पूरे एक बिल्डिंग को ट्रीट करेंगे। दूसरा बोला मैंने क्या कि अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, वैकेंट लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, नो बिल्डिंग, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। और तीसरा मैंने क्या बोला, अगर आपके किसी एक स्ट्रक्चर में उसके ऊपर रूफ नहीं है, छत नहीं है, तो भी वो इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है वो अपने करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल अपने करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। एग्जाम्पल जैसे क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक तो रेसिडेंशियल हाउस हो गया, ये आपका बिल्डिंग है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्डिंग का। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउसेस, वेयर हाउसेस, उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग्स, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स वो लोग रेंट पे चलाते हैं, वहाँ से भी कोई इनकम आ रहा है। तो ऑडिटोरियम हो गया, जहाँ पे ऑडिटोरियम है, हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन के लिए हम लोग ऑडिटोरियम को भाड़ा दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद या कोई भी ब्लॉक ऑफ लैंड, ब्लॉक ऑफ
ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटा का अगर आपके पास कोई ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स, ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन। कवर्ड बाय रूफ, रूफ से कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, छत होना चाहिए। तो ये सब आपके बिल्डिंग में आ जाएंगे, ये सब आपके बिल्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कुछ कुछ, तो आप बताइए वो बिल्डिंग है या नहीं। अगर बिल्डिंग होगा तो आप लोग लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग नहीं होगा तो आप लोग लिखेंगे नॉन बिल्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लिखिए। 1 रेसिडेंशियल हाउस, 2 वेयर हाउस, 'इनकम्प्लीट बिल्डिंग', 'सिनेमा हॉल्स', 'रूइंड हाउस'। रूइंड का मतलब हुआ है कि हाउस बर्बाद हो गया, ठीक है। ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स, कवर्ड बाय रूफ, स्टेडियम, फॉर अ फेयर, टेम्परेरी स्टॉल इरेक्टेड फॉर अ फेयर, ठीक है। यानी एक जो हम लोग मेला घूमते हैं तो मेला में क्या होता है कि कभी कभी टेम्परेरी स्टॉल लगता है, फिर उससे वापस से उसको हटा दिया जाता है, तो वही बता रहा है, ठीक है। तो ये 9 आप लोग करो, ठीक है, फिर अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, इसको आंसर कंप्लीट करो, फिर उसमें अपने डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो आई होप अब सबने कर लिया होगा इसका आंसर्स। तो एक बार आंसर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था रेसिडेंशियल हाउस, सबसे पहला था रेसिडेंशियल हाउस। तो मैंने बताया कि रेसिडेंशियल हाउस जो है वो बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था अपना वेयर हाउस, वेयर हाउस भी बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिखवा दिया था, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे आपको आइटम मिल गए होंगे। नंबर 3 क्या था, इनकम्प्लीट बिल्डिंग। तो इनकम्प्लीट है यानी इसमें अभी भी बिल्डिंग वगैरह का कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है, अभी पूरा तैयार नहीं हो पाया है, तो इसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे नॉन बिल्डिंग के हिसाब से। ये है नॉन बिल्डिंग, ठीक है, ये है क्या, नॉन बिल्डिंग। ओके, नंबर 4 सिनेमा हॉल्स। ये बिल्डिंग है क्योंकि सिनेमा हॉल्स को अपने रेंट वगैरह पे दे सकते हैं, तो ये बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। 5 नंबर, 5 नंबर था ऑडिटोरियम।
ऑडिटोरियम भी बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिखा दिया था, बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद है रूइंड हाउस, जो हाउस बर्बाद हो चुका है, तो वो यहाँ पे नॉन बिल्डिंग हो जाएगा। हाउस जो बर्बाद हो चुका मतलब अब वो घर नहीं रहा, तो वो बिल्डिंग के कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो नॉन बिल्डिंग के कैटेगरी में जाएगा। 7 ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स कवर्ड बाय रूफ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, रूफ था, तो भैया रूफ होने से ही हम उसको बिल्डिंग के लिए क्वालिफाई कर देंगे, बिल्डिंग के लिए क्वालिफाई कर देंगे, वो बिल्डिंग कहला जाएगा। अगर आपका कुछ भी है लेकिन अगर उसके ऊपर छत है तो वो बिल्डिंग हो जाएगा। नंबर 8 था स्टेडियम। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसे अपने बिल्डिंग ही बोलेंगे, ठीक है, स्टेडियम को बिल्डिंग ही बोलेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, 2 केस था उसमें, 2 ठो, एक केस था जिसमें अपने घनश्याम दास और देवी प्रसाद का एक केस था जो 1998 का था। उसमें ये बोल रहा था, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हर बार बिल्डिंग होने के लिए रूफ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हर बार बिल्डिंग होने के लिए रूफ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ लोग आ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम या प्रोग्राम वगैरह हेल्ड हो सकता है, वो रेंट पे दिया जा सकता है, तो उससे अपने रेंट बिल्डिंग बोल देंगे, ठीक है। जैसे इनकम्प्लीट बिल्डिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उसको नॉन बिल्डिंग बोल रहे हैं। रूइंड हाउस, जो हाउस बर्बाद हो चुका, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको नॉन बिल्डिंग बोल रहे हैं। लेकिन स्टेडियम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उसको बिल्डिंग बोला गया है। और एक है टेम्परेरी स्टाफ इरेक्टेड, टेम्परेरी स्टॉल इरेक्टेड फॉर अ कार्निवल और फेयर। मेला वगैरह में अगर टेम्परेरी स्टॉल है, उसके ऊपर तो छत नहीं होता, वो बस एक कपड़ा का टेंट लगा देते हैं, तो उससे कोई भी बिल्डिंग का उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो उससे भी हम अब क्या बोलेंगे कि वो भैया नॉन बिल्डिंग है, वो क्या है, नॉन बिल्डिंग है। तो ये रहा अपना आंसर। तो आप लोग आंसर्स मिला लीजिए, देखिए किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तब तक अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ नया सीखते हैं। ओके, अब अपने क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहला आ रहा है जो कॉन्सेप्ट, उसका नाम है फेयर रेंट। क्या है, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। मान लो ये एक लोकेलिटी है, ठीक है, इस लोकेलिटी का नाम है ए, लोकेलिटी ए, एक लोकल एरिया है, लोकेलिटी है जिसका नाम लोकेलिटी ए है, ठीक है। अब मान लो आपका घर है इस लोकेलिटी में, और भी बहुत सारे घर हैं इस लोकेलिटी में, ठीक है। अब मान लो आपको इस घर को भाड़ा पे देना है, आपको इस घर को भाड़ा पे देना है, रेंट पे देना है, और भी उस लोकेलिटी में बहुत सारे घर हैं जो रेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस घर का रेंट कितना फिक्स करेंगे, आप इस घर का रेंट कितना फिक्स करेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, उस लोकेलिटी में जितने भी घर हैं जो भाड़े पे चलते हैं, हम ये देखेंगे कि मेरे घर के अगल बगल जो घर हैं जो भाड़े पे चलते हैं वो कितना कमाते हैं, मतलब वो घर रेंट पे देने से कितना इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे जितने भी घर है वो महीना के 5,000 रुपया रेंट कमाते हैं, ठीक है, इसको घर भाड़ा पे देने पे 5,000 रुपया रेंट लेते हैं।
तो हम अपने एरिया में, उसी एरिया में जब हम घर भाड़े पे देंगे तो हमें भी 5,000 ही चार्ज करना पड़ेगा, हमें भी 5,000 ही चार्ज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है फेयर रेंट का। ये किसका कॉन्सेप्ट है? फेयर रेंट। मतलब जो फेयर हो, यानी आप अगर कुछ रेंट रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपके अगल बगल घर वाले भी वही रेंट लेते हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगल बगल 5,000 लेते हैं तो आप 10,000 ले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप 10,000 नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसे बोलते हैं फेयर रेंट। ओके, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। अब इसमें हम बताएंगे कि अगर आपका किसी लोकेलिटी में घर है और वहाँ उस लोकेलिटी की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो आपका घर का भाड़ा तय करेगी, वो आपके घर का भाड़ा तय करेगी। मतलब अगर म्यूनिसिपैलिटी ने कोई कानून जारी किया है कि हाँ, इस लोकेलिटी में जितने भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जितने भी प्रॉपर्टी है उस तरह के प्रॉपर्टी का घर का भाड़ा इतना होना चाहिए, तो आपको भी उतना ही चार्ज करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट घरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी डिफरेंट डिफरेंट रेट तय कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट घरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी रेट तय कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका छत वाला घर है, ठीक है, या छोटा सा घर है टाली का, ठीक है, तो इसका अगर म्यूनिसिपैलिटी ने 6,000 फिक्स किया पर मंथ, इसका 3,000 फिक्स कर सकती है पर मंथ, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी ये देखेगी कि आपका किस तरह का प्रॉपर्टी है और फिर उसी प्रॉपर्टी पे क्या करेगी म्यूनिसिपैलिटी, एक रेट फिक्स करेगी या एक नियम बना देगी या एक लिमिट रख देगी कि हाँ, इस लोकेलिटी में छत वाले घर का भाड़ा इतना नहीं हो सकता, इस वाले लोकेलिटी में टाली वाला घर या छोटा सा घर का भाड़ा इतना नहीं हो सकता, 3 तल्ला या 5 तल्ला बिल्डिंग का भाड़ा इतना हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 तल्ला बिल्डिंग का इतना भाड़ा हो सकता है, उतना नहीं हो सकता। तो इसे ही अपने बोलते हैं क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूनिसिपल वैल्यू का, इसे बोलते हैं अपने म्यूनिसिपल वैल्यू। तो अपने क्या क्या पढ़े? रेंटल वैल्यू, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू यानी म्यूनिसिपल वैल्यू पढ़े अपने। एक आते हैं स्टैंडर्ड रेंट, नंबर 3 पे। स्टैंडर्ड रेंट, एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट, एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट यानी, ठीक है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो रेंट फिक्स किया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो रेंट फिक्स किया गया उसे ही अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। उसे अपने क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा रेंट को फिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अगर हम अपने लोकेलिटी में नियर बाई हाउस में, ठीक है, नियर बाई लोकेलिटी में, सिमिलर लोकेलिटी में नियर बाई हाउस का अगर हम रेंट देखते हैं उससे बोलते हैं फेयर रेंट।
अगर हमारे किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के म्यूनिसिपैलिटी ने कोई लिमिट लगा के रखा है उसे बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, और स्टैंडर्ड रेट उसे बोलते हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स किया गया है, यानी कोर्ट फिक्स करती है एक तरह से। ओके, तो ये है अपना स्टैंडर्ड रेंट। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल रेंट। क्या आता है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब क्या कि जब मैंने अपने घर को भाड़ा पे दिया तो मेरे जो किराएदार हैं उनसे मेरे को कितना पैसा मिला, एक्चुअल में कितना पैसा मिला। अगर इसने 5,000 दिए तो मेरा एक्चुअल रेंट 5,000। एक्चुअल मतलब क्या? जो एक्चुअल हो, जो मेरे को मिला हो, उसी का नाम पड़ा एक्चुअल रेंट। जब मैं किसी को घर भाड़े पे देता हूँ और जो वो मेरे को पैसा देता है 5,000 या 10,000 जो भी है, तो वो मेरे लिए एक्चुअल रेंट हो जाता है। ओके, तो ये अपने पढ़े थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे जानना ज़रूरी था, तभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे उससे सम में अपने को अप्लाई कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले बार अगली क्लास में क्या होगा अपना कि एक नए तरीके से एक नया सम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है, और समझते जाएंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे सम्स में प्रोसीड किया जाए। और समय समय से अगर कुछ लिखवाना होगा या थ्योरी के हिसाब से करवाना होगा तो मैं ज़रूर उससे आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज इसी क्लास में इतना रहने देते हैं। तो अपने क्या क्या सीखे आज? पहला क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स सीखे थे, ठीक है, प्लस बेसिक चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सीखे थे, प्लस बेसिक कंडीशन सीखे थे। सेकेंड क्लास में क्या सीखे कि भैया लैंड और बिल्डिंग का डेफिनेशन सीखे कि बिल्डिंग किसे बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते हैं, किसमें अगर भाड़ा देने पे पैसा आएगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा नहीं जाएगा। फिर अपने क्या सीखे? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे जिसमें क्या क्या है? फेयर रेंट, ठीक है। फेयर रेंट मतलब आसपास के लोकेलिटी में आसपास के घरों का कितना रेंट आ रहा है। दूसरा सीखे अपने म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू, जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी किसी एरिया के म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा फिक्स होता है। और तीसरा पढ़े स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स होता है। और लास्ट में पढ़े एक्चुअल रेंट, जो भाड़ा मेरे को एक्चुअली में मिल जाता है अपने किराएदार से, उसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट। नाम में ही है एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक आप ये चैप्टर को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। जिसके पास बुक है वो उसमें देखते रहें, ठीक है, थ्योरी वगैरह पढ़ के रखें। फिर अगले क्लास में अपने जल्द ही मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।